हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रुचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे वैसे तो सी एस ई ठीक है, आपको सारे नोट्स MCQ सब कुछ मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने कुछ दिनों से फ़िलहाल क्या स्टार्ट कर रखा है, एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर रखा है। एग्जीक्यूटिव, हाँ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का EBCL जो हमारा मॉड्यूल सेकेंड ग्रुप में आता है, उसका हमने पूरी सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया और सेकंड चैप्टर पे हम आ गए थे। सेकंड चैप्टर में मैंने फेमा पढ़ाया, उसमें काफ़ी सब कुछ पढ़ाया। फेमा कहते हैं दलदल है भाई, दलदल। दलदल मतलब जितना गिरोगे उतना फंसते जाओगे, उतना ही फंसते जाओगे। तो इसको जितना पढ़ाया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने फेमा का आज जो पार्ट पढ़ने वाले वो लास्ट पार्ट है। क्या मतलब फेमा कंप्लीट हो गया है, और जो भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किए ना आपको, जो भी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए वो कंप्लीट है, यहाँ पे सफिशिएंट है। आप लोगों को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में ये मिस प्रिंट हो गया है और मैंने सही भी नहीं किया है, सही बोलूँ तो। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 8 पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 8 हम पढ़ेंगे फेमा का, और इसमें हम लोग आज लास्ट कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। साथ में हमने चैप्टर नंबर 7 भी कवर्ड किया था चैप्टर नंबर 2 में, जो कि था लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम। उसकी पूरी एक वीडियो है, उसको अच्छे से देखो, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का, फेमा का ही है, जो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम है, लेकिन उसको अलग कर दिया है तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको देखना है क्योंकि उसके मार्क्स अलग से हैं, और मैंने वीडियो अलग से ही बनाई है उसके पार्ट नंबर 6 के नेम से। तो गाइज़, अगर आपने फेमा नहीं देखा तो मैं तो कहूँगी सारे पार्ट देखो, क्योंकि यहाँ पे एक एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। फेमा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं चाहूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी वो चैप्टर्स कराऊँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं हमारा आज पार्ट नंबर 8, ठीक है, फेमा का। देखो, अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया फेमा में, कि फेमा क्या है, किसको रिप्लेस करके आया है, क्या क्या इसमें डेफिनेशन थी, सब कुछ एज इट इज़ पढ़ लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल सब कुछ पढ़ा है हमने गाइस, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा है। टेंशन लेने की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। टेंशन आप मुझे दो कि मुझे पढ़ाना है, आपको तो सिर्फ दिमाग नहीं लगाना, आपको कान में ईयरफोन लगाना है और क्या करना है, सिर्फ सुनना है, ठीक है। अभी हम लोग फेमा में, अगर हम लोग, एक चीज़ रह गई थी फेमा में, पीछे आके मैं बता देती हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ठीक है। फेमा में एक अथॉरिटी है जहाँ पे हम लोग अपील लगा सकते हैं। फेमा में एक अथॉरिटी है जहाँ पे हम अपील लगा सकते हैं। ध्यान से सुनना गाइस, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फेमा में कई चीज़ों पे RBI की अप्रूवल चलती है, कहीं चीज़ों पे CG की अप्रूवल चलती है, ठीक है। कहीं चीज़ों में RBI की अप्रूवल चलती है और कहीं चीज़ों में CG की अप्रूवल चलती है। लेकिन अगर कोई इंसान बिना RBI के पूछ के चले जाए तो, बिना RBI के पूछ के चल जाए तो RBI क्या कर लेगा, RBI पेनल्टी ठोक देगा। RBI पेनल्टी ठोक देगा भाई। बिना CG के अप्रूवल के चल जाए तो क्या कर लेगा CG पेनल्टी ठोक देगा। और ठोक दिया पेनल्टी, और आपको लग रहा है आप सही हो, आप गलत नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, ये बाबा मेरे को इंसाफ दे दे, किसके पास जाओगे, ये बाबा मेरे को इंसाफ दे दे, कौन सा बाबा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि एजुडिकेशन अथॉरिटी है, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, और वो बोलता है कि कोई भी इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। नेचुरल जस्टिस, एक मौका तो भगवान भी देता है, तो हम लोग तो इंसान हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है, CG अपॉइंट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी स्पेसिफाई द जुरिसडिक्शन ऑफ एजुडिकेशन एंड अपील। मतलब ये एजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या बताता है कि हमें कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए। ये रहा, एक सेकेंड, क्या हो रहा है आज, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी
ठीक है, उसका जुरिस्डिक्शन बताएगा कि कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहाँ कहाँ केसेस को सॉल्व करेगी। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल एडजुडिकेट मतलब सॉल्व करेगी केस को और इम्पोज करेगी पेनल्टीज अगर गलत हुआ तो। ठीक है, लेकिन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है भाई, एक मौका तो भगवान भी देता है, तो हम भी यहाँ पे देंगे। वापस बता देती हूँ, फेमा में अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उस पर लगेगी पेनल्टी, और वो पेनल्टी कौन लगाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लगाएगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है? दादाजी अपॉइंट करते हैं। दादाजी अपॉइंट करते हैं, कौन है भाई दादाजी? यहाँ पे हमारे दादाजी है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और वो बताएंगे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कहाँ कहाँ तक जुरिस्डिक्शन है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इसको सॉल्व करेगी और क्या लगाएगी? पेनल्टी, लेकिन एक मौका बोलने का देगी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब पढ़ा नहीं था, मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, अब पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। तो अगर हम लोगों को लग रहा है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने गलत काम किया, आरबीआई ने गलत पेनल्टी लगाई है, आरबीआई ने गलत पेनल्टी लगाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत पेनल्टी लगाई है, तो हम कहाँ अपील करेंगे? हम अपील करेंगे स्पेशल डायरेक्टर के पास। हम अपील करेंगे स्पेशल डायरेक्टर के पास। तो सीजी अपॉइंट स्पेशल डायरेक्टर, एक सेकेंड, CG अपॉइंट स्पेशल डायरेक्टर टू हियर अपील अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जहाँ पे भी ए आ जाए मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, तो हम लोग पहले हमारे ऊपर पेनल्टी किसने लगाई? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या करी? पेनल्टी लगाई। ठीक है, पेनल्टी लगा दी। ठीक है, अगर हम इस पेनल्टी से दुखी है तो किसके पास जाएंगे? स्पेशल डायरेक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, किसके खिलाफ अपील लगाएंगे? अपील लगाएंगे किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। ठीक है, इसके खिलाफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील लगाएंगे। ठीक है, चले यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपीलेबल ऑर्डर्स। ठीक है, अपील अगेंस्ट, आप अपील किसके अंदर अगेंस्ट लगा सकते हो? असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के अगेंस्ट अपील लगा सकते हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पेनल्टी किसने लगाई? किसने लगाई? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से दुखी होके हम कहाँ गए? स्पेशल डायरेक्टर के पास गए। स्पेशल डायरेक्टर के पास गए तो स्पेशल डायरेक्टर के साथ भी हमको लगता है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपीलेबल ऑर्डर किसके अगेंस्ट लगा सकते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, मतलब वही हो गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, टाइम लिमिट कितना है? 45 दिन। ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टाइम लिमिट कितना है? टाइम लिमिट है 45 डेज। वापस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन बैठता है? असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। कौन बैठता है? असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बैठता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हम पे लगाएगी पेनल्टी, और उस पेनल्टी के अगेंस्ट हम लोग अपील करेंगे स्पेशल डायरेक्टर को। स्पेशल डायरेक्टर को कितने दिन में अपील करेंगे? 45 डेज में। ठीक है, किसके अगेंस्ट? असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पास। आ जाओ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। एपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन होगा? किसको हम अपील लगाएंगे? किसके घर पे जाके दरवाजा खटकाएंगे कि मदद करो मदद करो मदद करो? किसके? तो अपील अगेंस्ट स्पेशल डायरेक्टर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वापस सुनना, अगर हम लोगों को लगता है कि स्पेशल डायरेक्टर भी गलत है, ये भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ गए हम? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन बैठता है? असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। कहाँ उसके अगेंस्ट अपील कहाँ लगेगी? अपील लगेगी स्पेशल डायरेक्टर में। कितने दिन में? 45 डेज में। लेकिन हमको लगता है भाई ये स्पेशल डायरेक्टर भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो हम लोग अपील लगाएंगे, आगे अपील लगाएंगे किसके अगेंस्ट? स्पेशल डायरेक्टर के अगेंस्ट भी या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। लेकिन देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट तो आपने अपील कहाँ लगाई थी? स्पेशल डायरेक्टर में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में बहुत सारे लोग बैठते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के अगेंस्ट तो अपील लगती है स्पेशल डायरेक्टर में। असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के अगेंस्ट तो अपील कहाँ लगी? स्पेशल डायरेक्टर में। तो उनके अलावा अगर कोई और अपील है तो वो ट्रिब्यूनल में जाएगी, जिसको बोलते हैं हम एपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम बोलेंगे एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सब बैठे हैं, उस असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की तो अपील कहाँ जाएगी?
स्पेशल डायरेक्टर के पास, उसके अगेंस्ट, उसके अलावा जो भी है उसकी जगह आ जाएगी एपीलेट ट्रिब्यूनल। और स्पेशल डायरेक्टर से भी दुखी है हम तो कहाँ जाएंगे, एपीलेट ट्रिब्यूनल में। चलें, हाँ, कौन फाइल करेगा भाई, कौन सा बबुआ फाइल करेगा अपील? हु कैन फाइल एन अपील? हु हमारे दादाजी जो सबका करता धरता देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, हमारे दादाजी जो सबका करता धरता देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करेगी अपील। या फिर जो दुखी है घर में हमारी रक्षा सबसे ज़्यादा कौन करता है, जो सबसे बड़ा होता है घर में, तो कौन है हमारे इंडिया में सबसे बड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ तो हम खुद की रक्षा खुद कर ले, मतलब अग्रीड पर्सन। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। उस एपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन बैठेगा? देखो, एपीलेट ट्रिब्यूनल है तो चेयरपर्सन तो हो गई, उसकी चेयर पे बैठने वाला, और उसके बाद चेयरपर्सन बीच की सीट पे बैठता है। चेयरपर्सन बीच की सीट पे बैठता है तो हमें आसपास के लोग भी तो चाहिए भाई। शान कैसे बढ़ेगी कि हम लोग स्पेशल डायरेक्टर के अगेंस्ट अपील सुन रहे हैं, हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट सुन रहे हैं केस, इतने बड़े बड़े केस आ रहे हैं, आरबीआई के अगेंस्ट केस आ रहा है, मतलब यार गजब है, ठीक है। तो कौन कौन बैठेगा आसपास? सच अदर मेंबर एज मे डीम फिट, ठीक है। तो चेयरपर्सन बैठेगा बीच में बिठाएंगे हमारे चेयरपर्सन को, और आसपास बिठाएंगे हमारे दूसरे। देखो, दो वर्ड्स यूज होते हैं, चेयरमैन और चेयरपर्सन। चेयरमैन और चेयरपर्सन दोनों एक ही होता है, लेकिन जहाँ पे जैसे पहले क्या होता था, ज़्यादातर मेल ही बैठते थे हर जगह, तो चेयरमैन यूज़ किया जाता था। लेकिन अब तो मेल फीमेल दोनों बैठते थे, तो चेयरपर्सन यूज़ किया जाता है। पर्सन मतलब इट मे बी मेल और फीमेल, ठीक है। द एपीलेट ट्रिब्यूनल की मेन ब्रांच कहाँ है? दिल्ली में भाई, दिल्ली में। एपीलेट ट्रिब्यूनल की मेन ब्रांच कहाँ है? दिल्ली में। और दूसरी छोटी मोटी ब्रांचेस हर जगह मिल जाएगी, ठीक है, हर जगह आपको छोटी मोटी ब्रांचेस मिल जाएगी। तो कुछ समझ में नहीं आया मैम, वापस रिपीट करो। बेटा, मैं तो रिपीट करने के लिए बैठी हूँ, मैं तो बार बार रिपीट करूँगी। मैं कहूँगी आप भी वीडियोज़ को बार बार सुनो, आप भी बार बार सुनोगे ना तो आपको भी मज़ा आएगा। और एक चीज़ को जब 10 बार सुनते हैं ना तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। कोई नया सॉन्ग आता है, हम उसको 10 बार सुनते हैं, उसके लिरिक्स हमको याद हो जाते हैं, सब कुछ याद हो जाते हैं। तो क्यों ना पढ़ाई के साथ भी ऐसा किया जाए, उसको बार बार सुना जाए, बार बार सुना जाए तो क्या होगा, याद हो जाएगा। तो वापस बता देती हूँ भाई, सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पेनल्टी लगाती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में बैठते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और दूसरे लोग। असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के अगेंस्ट अपील लगती कहाँ है? स्पेशल डायरेक्टर में लगती है, ठीक है। कितने दिन में? 45 डेज में। कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी पर्सन, ठीक है, अग्रीड पर्सन, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग स्पेशल डायरेक्टर से भी दुखी हुए तो किसका गेट खटकाएंगे? फिर गेट खटकाएंगे एपीलेट ट्रिब्यूनल का। एपीलेट ट्रिब्यूनल का गेट खटकाएंगे, और एपीलेट ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में अदर देन स्पेशल ये असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के अलावा कोई भी होगा तो उसकी भी अपील कहाँ जाएगी? एपीलेट ट्रिब्यूनल। एपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन बैठा होगा? बीच में हमारा बैठा होगा टॉय, गुड्डा। कौन सा गुड्डा? चेयरमैन, ठीक है। और आसपास अदर मेंबर। मेन ब्रांच कहाँ है इसकी? दिल्ली में, और बाकी सारी ब्रांचेस है। चले, चेयरपर्सन ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल, चेयरपर्सन कौन होगा? जो बीच का गुड्डा है वो गुड्डा कौन होगा, ठीक है। तो ही अ पर्सन हैज़ बीन और एलिजिबल टू बी डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट का जज होगा या फिर एलिजिबल होगा, मतलब उतनी ही क्वालिफिकेशन उसमें होगी। चले, टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन, ये तो फर्जी बात है यार, ये तो हर जगह आ चुका है। 5 साल और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। 5 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ध्यान से सुनना, मिस्टर ए थे, ठीक है, रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के। मिस्टर ए की एज थी 62 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी 65 ईयर वाली पहले आ जाएगी। क्योंकि 62 का वो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो सिर्फ अपॉइंट होगा कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। 3 इयर्स के लिए ही वो अपॉइंट होगा। समझ में आया? तो अगर आपकी एज 60 से अबव है तो 5 ईयर भी पूरा नहीं कर पाओगे। समझ में आया? क्या एलिजिबल होगा रीअपॉइंटमेंट? बिल्कुल एलिजिबल होगा, लेकिन कंडीशन याद रख लेना कि 65 ईयर से ज़्यादा आप लोग की एज नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट, अपील टू हाई कोर्ट। देखो पहले कहाँ गए हम, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर कहाँ गए स्पेशल डायरेक्टर में, फिर कहाँ गए एपीलेट ट्रिब्यूनल में। मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, अभी भी दुखी हैं, अभी भी दुखी हैं, इतने लोगों का सुन लिया लेकिन फिर भी अभी दुखी हैं। तो किसके पास जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? हाई कोर्ट के पास। हर स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है लेकिन हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। और हाई कोर्ट में हम लोग अपील कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट बहुत छोटा नहीं होता यार, हाई कोर्ट बहुत ही बड़े लेवल पे बात हो गई। तो यहाँ पे एक इंसान अपील जब भी करेगा जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, लॉ में कुछ गलती हो तो ठीक है। पार्टी कह रही है कि आरबीआई ने हम पे पेनल्टी लगा दी और हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें दुख हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, हम दुखी हो रहा है। आप एपीलेट ट्रिब्यूनल तक ये बात बोल सकते हो, लेकिन अपने इमोशंस आप लोग क्या नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ जाएगा। देखो कौन अपील करेगा हाई कोर्ट में, अग्रीड पार्टी ही करेगा, ठीक है। रीज़न क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। टाइम लिमिट क्या है, 60 डेज फ्रॉम द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल और मोर अगर रीजनेबल कॉज हो तो, ठीक है। अगर रीजनेबल कॉज हो तो 60 दिन के बाद भी चलेगा। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, यहाँ पे ये एक्ट को बनाया किसने, ड्राफ्टमैन। ये एक्ट को बनाया किसने, ड्राफ्टमैन ने। और इस एक्ट में दो अथॉरिटी बनाई, आरबीआई और सीजी, ठीक है। और उन अथॉरिटियों ने फिर क्या बनाए थे, हमारे ये मनी चेंजेस वगैरह बनाए थे जो कि हमारे चेंज करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, ऑथोराइज पर्सन्स बनाए थे, है ना। अब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिसर्स को पावर दे रखी है जो कि इस एक्ट को इन्फोर्स कराएंगे। इस एक्ट को इन्फोर्स कराएंगे, अगर कहीं गलती होगी तो यहाँ ये पकड़ेंगे, ठीक है। तो सीजी हैज़ पावर टू इस्टेब्लिश डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट विद अ डायरेक्शन एंड अदर ऑफिस, विद अ डायरेक्टर और अदर ऑफिसर, इसमें डायरेक्टर भी होगा, अदर फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट। मैं कहती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट क्यों है, कि इसका नाम ही ये एनफोर्स कराना, एनफोर्स मतलब लागू कराना, तो ये एक्ट को लागू करवाएगा। चले, इन्वेस्टिगेशन, अगर कहीं गलती होती है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, यही करेगा। तो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एंड अदर ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब देखो ध्यान से सुनना, सीआईडी में जब भी खून होता है, सीआईडी में जब भी खून होता है तो जो उनका हेड होता है वो जाता है। अगर सीआईडी में कभी भी खून होता है तो कौन जाता है, उनका हेड जाता है। हेड के साथ छोटे मोटे मामू के साथ क्या जाते हैं, छोटे मोटे वो जाते हैं, वो कहते हैं सर्किट, ठीक है ना, तो वो लोग भी जाते हैं, ठीक है। तो मेन हेड जाता है और साथ में क्या जाते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे जाते हैं। तो ये बोलता है कि अगर यहाँ पे आपको लगता है कि फेमा में कहीं गलती हुई है तो डीओई मतलब डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट मेन हेड जाएगा, ठीक है। और छोटे मोटे जाएंगे, मामू तो जाएगा ही जाएगा, छोटे मोटे कौन जाएंगे, गणपत वगैरह जाएगा। तो अदर ऑफिसर बिलो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक अप द इन्वेस्टिगेशन। आप चेक करोगे, चेक करने के बाद क्या करोगे, है ना, ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नेक्स्ट, इन एडिशन सीजीएसजी में ऑल्सो ऑथोराइज एनी ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर इन द सीजी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ये 2 बार आ गए, ये ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का कोई भी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर को अपन बना सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन ये होना चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी अदर मतलब आरबीआई वगैरह है, ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनवा सकते हैं, लेकिन वो पर्सन सेक्रेटरी होना चाहिए किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब इतनी रैंक में वो काम करना होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। देखो पहले क्या होता है कंपाउंडिंग, ध्यान से सुना। आप लोग मेन सड़क पे खड़े थे, मेन सड़क पे खड़े थे आप लोग और रेड लाइट आई, मेन सड़क पे खड़े हो और रेड लाइट आई और आपने वो रेड लाइट पार कर ली, आपने वो रेड लाइट पार कर ली और आगे खड़े थे अपने ठुल्ले जी, ठुल्ले जी मतलब ऑफिसर, कौन, पुलिस ऑफिसर, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, ठीक है। कौन खड़ा था, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर खड़ा था।
उसने आपको पकड़ लिया, उसने आपको पकड़ लिया, बोला उतर, गाड़ी से उतर अभी, उतर अभी, ठीक है, और इसके बदले में मैं तेरे ऊपर लगाऊंगा पेनल्टी, कम पेनल्टी लगाऊंगा, तेरी गाड़ी जब्त करूंगा। आप बोलते सर सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ जल्दी जाना था इसलिए मैंने ये रेड लाइट पार की। तो पुलिस ऑफिसर सिर्फ आपको पेनल्टी लगा के छोड़ देता है, 200-500 की पेनल्टी लगा के छोड़ देता है। उस पर्ची पे कभी देखना साफ लिखा होता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, मतलब मैंने गलत किया लेकिन मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मैंने गलत किया और मैं अपनी गलती मान रही हूँ। तो अपनी गलती मान के अगर हम लोग पेनल्टी लगवाने खुद ही चल जाते हैं तो पेनल्टी थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप लोग पुलिस ऑफिसर से झगड़ोगे, लड़ाई करोगे, तो वो आपकी गाड़ी भी जब्त करेगा और 2-3 हज़ार रुपये आपके कोर्ट में भी लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आप अपनी गलती मान देते हो तो 200-300 में छूट जाते हो, ठीक है। वही बात ये होती है कि कोई पर्सन या कोई भी बिजनेस या कोई भी एंटरप्राइज से गलती हो जाती है और वो खुद ही कहता है कि हमसे गलती हो गई, हमसे वो माफ़ कर दो, आगे से ही गलती नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। पेनल्टी यहाँ भी लगती है, आप छूटते नहीं हो, लेकिन कंपैरेटिवली कम हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है इट इज़ अ ब्रीच ऑफ रूल्स, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, डायरेक्टर एक्सेट्रा। फेमा के कोई भी रूल्स, रेगुलेशन या फिर ऑर्डर को तोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू वॉलेंट्री एडमिटिंग, वॉलेंट्री मतलब मर्जी से, एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया, प्लीडिंग गिल्टी एंड सीकिंग रिड्रेसल। प्लीडिंग गिल्टी एंड सीकिंग रिड्रेसल मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि मुझे पेनल्टी लगा के छोड़ दिया जाए। कौन कौन बोल सकता है, एनी पर्सन हु डू कॉन्ट्रावेंशन, जिस इंसान ने गलती की, किसके रूल तोड़े होंगे, किसके रूल तोड़े, आरबीआई के। किसके रूल तोड़े, आरबीआई के। तो आरबीआई के पास जाओ, ठीक है। कोई भी देखो रूल तोड़ते हो ना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह के भी, तो भी आरबीआई के पास जा सकते हो, ठीक है। तो आरबीआई के पास जा सकते हो, जाओ आरबीआई के ऑफिस में और बोलो आरबीआई भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाए लेकिन थोड़ी कम लगाई जाए क्योंकि हम अपनी गलती मान रहे हैं। या फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल में एक प्रॉपर फॉर्म है, लाइक कोरोना है, आप नहीं जा पा रहे हो तो आप क्या करोगे, एक फॉर्म फिल कर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो कैसे जाओगे भाई, पैरों से चल के जाएंगे या फिर घर बैठ के फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अथॉरिटीज़ फॉर कंपाउंडिंग, अगर आप सेक्शन 13 की करते हो तो आरबीआई के पास जाओ, सेक्शन 33A की करते हो, ठीक है, तो डीओई के पास जाओ, ठीक है। ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हम एप्लीकेशन लगाएंगे, सुनो आरबीआई भैया हमसे गलती हो गई और हमें माफ़ किया जाए, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन होगी, उसके साथ 5,000 का नोट चिपकाना है, तो फीस लगेगी 5,000 बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और पेबल एट रीजनल ऑफिस। आप चाहो तो डीडी लगा सकते हो, चाहो तो कैश में देके सकते हो। फॉर्म के साथ 5,000 रुपये चिपकाने हैं भाई, ठीक है। फिर आरबीआई बोलेगा जा बबुआ हम चेक करेंगे, तेरे को माफ़ करना है या नहीं करना देखेंगे। तो आरबीआई क्या करेगा, आफ्टर गेटिंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको लगता है कि पर्सन सही है, हमसे वाकई में गलती हुई है, तो 180 डेज़ में बता देगा कि हाँ चल तेरे को माफ़ किया, तू इतनी पेनल्टी दे और भाग जा तेरे को माफ़ किया, ठीक है, जा, ठीक है। और नहीं तो फिर वो केस चलेगा ही एडजुडिकेटिंग एंड अपील में, ठीक है। वाइल पासिंग ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग अथॉरिटी विल कंसिडर, देखो आप जब भी आरबीआई चेक करेगा कि आपने गलती तो नहीं की, आपने गलती की है तो उसका कितना अनफेयर एडवांटेज है। आप मुझे 5,000 का नोट चिपका के कहीं 5,000 करोड़ रुपए तो गायब नहीं कर रहे थे, 5,000 का नोट देख के 5,000 करोड़ रुपए तो गायब नहीं कर रहे हो, ठीक है। अनफेयर जो अमाउंट है वो कितना आपने एडवांटेज के, कितना लॉस हुआ है सामने वाले का, अगर आपने जो कॉन्ट्रावेंशन किया है उसकी वजह से किसको कितना लॉस हुआ है। और आप क्या ऐसे ही हो, हमेशा ही गलतियां करते हो और हमेशा ही माफ़ी मांगते हो, ऐसे तो नहीं हो, ठीक है। आरबीआई क्या चेक करेगा, सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड चेक करेगा कि बार बार गलती करके तो नहीं आते हो, ठीक है। दूसरा आपने कितना प्रॉफिट कमाया और सामने वाले को कितना लॉस हुआ।
इकोनॉमिक बेनिफिट गेन वही है कितना प्रॉफिट कमाए, आप डिस्क्लोज करोगे पूरे फैक्ट, ठीक है। पर्सनल हियरिंग होगी इसमें। व्हेन द कंट्रावेंट सो मोटो अप्रोच टू आरबीआई विद द डिफर, कहीं कहीं आप खुद आए हो या आपको किसी ने घसीटा है। आरबीआई ये भी चेक करता है कि आपको अपनी गलती खुद एहसास है या किसी ने ज़बरदस्ती आपको भेजा है। अगर ज़बरदस्ती भेजा है ना बेटा, तो तू गलत है, तूने कहीं, तू अभी भी अपने एटीट्यूड में रह रहा है, तो इसका मतलब तेरे को माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक बार आरबीआई क्या चेक करेगा। आरबीआई आपका हिस्ट्री चेक करेगा। आरबीआई ये चेक करेगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है और सामने वाले को कितना लॉस हुआ है। आरबीआई ये चेक करेगा कि आपने क्या पूरे फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं या अभी भी कुछ छुपा रहे हो, क्या पूरा सब कुछ बताया या अभी भी कुछ छुपा रहे हो, और तू खुद आया है बबुआ या फिर तेरे को किसी ने भेजा है। अदर प्री रिक्वेस्ट्स क्या है, कंपाउंडिंग नहीं होगी। देखो ध्यान से सुनना, एक तो तुम आरबीआई के पास गए, आरबीआई भैया हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, और दूसरा तुम अपील लगा रहे हो स्पेशल डायरेक्टर में, अपील लगा रहे हो स्पेशल डायरेक्टर में, एपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो वहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन, अगर आप एक तरफ से माफ़ी मांग रहे हो, दूसरी तरफ से एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगी। एक चीज़ है, दोबारा ऐसी गलती 3 साल तक मत करना। 3 साल बात करूँ, 3 साल बाद कर सकता है, उसमें तेरे को पहली बार की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, पहली बात की तरह ट्रीट किया ही जाएगा। 3 साल तक गलती की तो कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी, ठीक है। वापस देख लो, अगर आप अपील लगा रहे हो स्पेशल डायरेक्टर या फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ पे कोई भी अब कंपाउंडिंग नहीं होगी। सेम ऑफेंस 3 साल तक नहीं करना है, और अगर कोई नेसेसरी अप्रूवल है तो वो भी आरबीआई लेगा। तो अगर मतलब वो सेकंड ऑफेंस करता है विद इन द 3 ईयर, तो वहाँ पे उसको कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगी। गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर, हमारा फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और दलदल वाली चीज़ ख़त्म होती है। गाइस सारे पार्ट्स देखो, सब कुछ काम का है, मैं तो कहूँगी कुछ भी नहीं छोड़ना, और वीडियोस को 2 से 3 बार देखो। जैसे गाना सुनते हो ना वैसे ही करो, वैसे ही जैसे गाना कान में लगा रहता है और घर में सब बैठे होते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम तो सिर्फ गुनगुनाते हुए चलते हैं, गाना सुनते जाते हैं, वैसे ही आपको चैप्टर भी सुनना है। चलो गाइस, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस बाय, थैंक यू।